नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरपी स्टडी हम में। आज हम फिर से एक प्रैक्टिस सेट के साथ हाजिर हैं। आज हम सेट नंबर 4 हल करेंगे जो कि 2022 में आ चुका है। ठीक है, तो पहला सवाल हम देखते हैं। बराबर द्रव्यमान के गोलों ए एवं बी को क्रमशः प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश दिया गया है। यदि आवेशन के पश्चात इनके द्रव्यमान क्रमशः यम ए एवं यम बी हों तो यम ए और यम बी में क्या संबंध होगा। ठीक है, तो ए को क्या किया जा रहा है, प्लस क्यू आवेश दिया जा रहा है और बी को माइनस क्यू आवेश दिया जा रहा है। हमें पता है कि जब प्लस क्यू आवेश का मतलब क्या हुआ कि उससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और माइनस क्यू का क्या मतलब हुआ कि उस पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा और जिससे इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसका द्रव्यमान कम हो जाएगा। ए पर प्लस क्यू है यानी कि ए से इलेक्ट्रॉन बाहर गए हैं तो ए का द्रव्यमान कम हो जाएगा, और बी पर माइनस क्यू है, इसका मतलब बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो यहां से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यम ए जो होगा हमारा वो यम बी से बड़ा होगा, यम बी बड़ा होगा यम ए से। ठीक है, इसको हम लिखकर भी यहाँ पर क्लियर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या इसमें है। ठीक है, अगर हम इसको लिखना चाहें यहाँ पर इस बात को, तो ये पहला नंबर प्रश्न है। यदि हम प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो द्रव्यमान कम हो जाएगा। माइनस क्यू का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, और अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो आप बताइए कि पहले द्रव्यमान दोनों के बराबर थे, एक से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसका द्रव्यमान कम हो जाएगा यानी यम ए कम हो जाएगा हमारे पास, और यम बी पर आ जाएंगे इसलिए यम बी हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो यहां से हमारा ऑप्शन जो हमने लगाया था तीसरा वाला बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन कर रही है। आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर है, अपवर्तन कोण का मान क्या होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, 90 डिग्री होगा। कैसे, इसको हमने आपको बता रखा है कि ये मान लीजिए दो माध्यम है। प्रकाश क्या कर रहा है, सघन माध्यम से जा रहा है, कहां पर जा रहा है, विरल माध्यम में जा रहा है, और क्रांतिक कोण के बराबर कोण पर जा रहा है। तो अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा, अपवर्तन कोण हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, जैसे ही क्रांतिक कोण से थोड़ा मान बढ़ेगा ये पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आएगा, और उस घटने को हम क्या कह देंगे, पूर्णांतरिक परावर्तन। ठीक है, तो 90 डिग्री इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर हाइड्रोजन परमाणु के वर्णक्रम में प्राप्त पाश्चन श्रेणी की वर्ण रेखाओं का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य क्या होगा। तो हमें न्यूनतम तरंग दैर्घ्य निकालना है। ठीक है, पाश्चन श्रेणी सबसे पहले होता है लाइमन। 3 नंबर क्वेश्चन में हम देख रहे हैं, सबसे पहले होता है लाइमन, फिर होता है लाइमन, 3 नंबर पर होता है पाश्चन। दूसरा वाला मुझे नहीं याद आ रहा है। ठीक है, लाइमन, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड। तो 2 नंबर पर कुछ होता है श्रेणी जो मुझे नहीं याद आ रही है, लाइमन, पाश्चन। तो 3 नंबर पर कौन होता है हमारा, लाइमन श्रेणी होती है। इसके लिए 1/λ बराबर क्या होता है, आर 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, जहां पर n कोई भी स्टेज हो सकता है जिससे इलेक्ट्रॉन कहां पर जंप करेगा, तीसरे स्टेज में। ठीक है, इसको हम हल करेंगे तो 1/λ हमारा क्या हो जाएगा, आर। अब हमें क्या करना है, न्यूनतम तरंग दैर्घ्य लेना है। तो न्यूनतम तरंग दैर्घ्य के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले पद को हम 0 करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये वाला पद 0 कब होगा, जब हमारा n इनफाइनाइट हो जाएगा। n इनफाइनाइट हो जाएगा इसका मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा r, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और इसी को हम लिखेंगे तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, पलटकर n/r। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, n/r, यानी ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ, जो मुझे नहीं याद आ रहा था यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, पहला लाइमन होता है, दूसरा बामर होता है। ठीक है, फिर तीसरा पाश्चन, फिर ब्रैकेट, फिर फुंड। ये 5 श्रेणियां होती हैं, ब्रैकेट और फिर होता है फुंड। ठीक है, तो तीसरे नंबर पर है जिसके लिए ये जो पहला होता है 3 स्क्वायर होता है और दूसरा वाला होता है n स्क्वायर। ठीक है, तो न्यूनतम प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, जो n है हमारा इसको हम इनफाइनाइट रख देंगे। फिर अगला प्रश्न देखिए, किसी धातु का कार्यफलन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। शून्य गतिज ऊर्जा के प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन हेतु आवश्यक विकिरण का तरंग दैर्घ्य क्या होगा।
चूंकि कार्यफलन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको दिया हो और शून्य गतिज ऊर्जा, यानी कि इलेक्ट्रॉन केवल धातु की सतह तक आ पाएंगे, बहुत गतिज ऊर्जा लेकर वो बाहर नहीं निकल पाएंगे, इसलिए जो ऊर्जा दी जाएगी किसके बराबर होगा, कार्यफलन के बराबर होगा। या फिर इसको हम यहाँ पर लिख कर थोड़ा सा देख लेते हैं, लिखेंगे कैसे। ये मान लीजिए कि 4 नंबर प्रश्न है हमारे पास। E बराबर क्या होता है, E बराबर होता है W प्लस K। अब चूंकि K क्या है, शून्य है, शून्य गतिज ऊर्जा है, तो E बराबर क्या हो जाएगा, W। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, जो W हमारा है वो दिया हुआ है, W हमारा कितना दिया हुआ है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और E को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, E को हम लिख सकते हैं H न्यू बराबर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम जूल में बदल लेते हैं, तो 4 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19 जूल। तो यह हो जाएगा 4 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19 जूल। हमें निकालना क्या है प्रश्न में, देखिए तरंग दैर्घ्य निकालना है। तो हम क्या करेंगे, न्यू को लिख देंगे C/λ और इसको गुणा कर लेंगे, 16 चौका 64। अब हमें निकालना है लैम्डा, तो लैम्डा हमारा हो जाएगा HC/6.4 गुणे 10 की घात -19। अब आपको पता है, क्या पता है, H का मान कितना होता है, 6.63 गुणे 10 की घात -34। C का मान 3 गुणे 10 की घात 8 और बटे में 6.4 गुणे 10 की घात -19। ठीक है। अब देखिए लगभग बराबर है, तो ये क्या होगा, हमारा कट जाएगा। ठीक है। और ये लगभग 1 दशमलव करके 0.1 करके आएगा। ठीक है। तो अब यहाँ से हम 19 को अगर ऊपर ले जाएंगे तो 19 हमारा क्या होगा, ऊपर जाकर जुड़ जाएगा। ठीक है। तो ये लगभग 1 के करीब आएगा, तो ये हमारा 3 हो जाएगा, 3 दशमलव हम कुछ मान सकते हैं। ठीक है, ऐसे समथिंग आएगा। और ये -34 ऊपर जाएगा, तो 19 और 8 कितना हो जाएगा, 19 और 8 27। इसको हम लिखेंगे 3.1 गुणे 10 की घात माइनस और 27 और 7 34, तो ये -7 आ जाएगा। इसको हम करेंगे 3.1 गुणे 10 की घात -10 कर देंगे, यानी कि 10 की घात -3 से गुणा किया है, तो 10 की घात 3 से भी गुणा हो जाएगा और 3 से गुणा होगा तो ये हमारा आ जाएगा 3100। ठीक है। तो यानी ये हमारा आ जाएगा 3100 एंगस्ट्रॉन। हम इसमें देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा सही आ रहा है। तो केवल एक ही ऑप्शन है जो 3000 के आसपास है, और वो है तीसरा वाला ऑप्शन। तो हमारा जो है वो तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अब आप देखिए अंगा नंबर प्रश्न, विद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश क्रमशः वेक्टर ई एवं वेक्टर बी हैं। तरंग संचरण की दिशा प्रदर्शित होगी। तो हमें पता है कि जो वैद्युत चुंबकीय तरंग चलती है वो वैद्युत और चुंबकीय दोनों के लंबवत चलती है, और लंबवत के लिए हम क्या करते हैं, E क्रॉस B क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। एक ही ऑप्शन क्रॉस प्रोडक्ट द्वारा दिया गया है, तो यही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। इसको हम ऐसे लिखते हैं, जो हमारा होता है तरंग संचरण की दिशा, उसको लिखते हैं E क्रॉस B बराबर EB साइन थीटा यूनिट वेक्टर n। ये वास्तव में यूनिट वेक्टर जो होता है ये दिशा को बताता है कि यह लंबवत उसके संचरण कर रहा है। हमें केवल यहाँ पर यही बता देना है E क्रॉस B के द्वारा, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और आखिरी वो विकल्प ये है, आवेश Q एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर वेग से गति कर रहा है, आवेश पर लगने वाला बल का मान क्या होगा। तो हमें पता है कि F बराबर आवेश पर लगने वाला बल हमारे पास क्या होता है, F बराबर होता है QV साइन थीटा। और क्या कर रहा है, समांतर वेग, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति कर रहा है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, F QVB साइन 0। और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए ये पूरा उत्तर क्या हो जाएगा हमारा 0। आशा करते हैं ये 6 बहुविकल्प जो हमने आपको बताए आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।